मेरे प्यारे देशवासियों, मन की बात में आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। आज इस चर्चा को शुरू करते हुए मन मस्तिष्क में कितने ही भाव उमड़ रहे हैं। हमारा और आपका मन की बात का ये साथ अपने 99 पायदान पर आ पहुंचा है। आमतौर पर हम सुनते हैं कि 99 का फेर बहुत कठिन होता है। क्रिकेट में तो नर्वस 90 को बहुत मुश्किल पड़ाव माना जाता है, लेकिन जहां भारत के जन जन के मन की बात हो, वहां की प्रेरणा ही कुछ और होती है। मुझे इस बात की भी खुशी है कि मन की बात के 100वें एपिसोड को लेकर देश के लोगों में बहुत उत्साह है। मुझे बहुत सारे संदेश मिल रहे हैं, फोन आ रहे हैं। आज जब हम आजादी का अमृतकाल मना रहे हैं, नए संकल्पों के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो 100वें मन की बात को लेकर आपके सुझावों और विचारों को जानने के लिए मैं भी बहुत उत्सुक हूं। मुझे आपके ऐसे सुझावों का बेसब्री से इंतजार है। वैसे तो इंतजार हमेशा होता है, लेकिन इस बार ज्यादा है। आपके ये सुझाव और विचार ही 30 अप्रैल को होने वाले 100वें मन की बात को और यादगार बनाएंगे। मेरे प्यारे देशवासियों, मन की बात में हमने ऐसे हजारों लोगों की चर्चा की है जो दूसरों की सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित कर देते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो बेटियों की शिक्षा के लिए अपनी पूरी पेंशन लगा देते हैं। कोई अपने पूरे जीवन की कमाई पर्यावरण और जीव सेवा के लिए समर्पित कर देता है। हमारे देश में परमार्थ को इतना ऊपर रखा गया है कि दूसरों के सुख के लिए लोग अपना सर्वस्व दान देने में भी संकोच नहीं करते। इसलिए तो हमें बचपन से शिवी और दधीची जैसे देहदानियों की गाथाएं सुनाई जाती हैं। साथियों, आधुनिक मेडिकल साइंस के इस दौर में ऑर्गन डोनेशन किसी को जीवन देने का एक बहुत बड़ा माध्यम बन चुका है। कहते हैं, जब एक व्यक्ति मृत्यु के बाद अपना शरीर दान करता है तो उससे 8 से 9 लोगों को एक नया जीवन मिलने की संभावना बनती है। संतोष की बात है कि आज देश में ऑर्गन डोनेशन के प्रति जागरूकता भी बढ़ रही है। साल 2013 में हमारे देश में ऑर्गन डोनेशन के 5000 से भी कम केसेस थे, लेकिन 2022 में ये संख्या बढ़कर 15,000 से ज्यादा हो गई है। ऑर्गन डोनेशन करने वाले व्यक्तियों ने, उनके परिवार ने वाकई बहुत पुण्य का काम किया है। साथियों, मेरा बहुत समय से मन था कि मैं ऐसा पुण्य कार्य करने वाले लोगों के मन की बात जानूं और इसे देशवासियों के साथ भी शेयर करूं। इसलिए आज मन की बात में हमारे साथ एक प्यारी सी बिटिया, एक सुंदर गुड़िया के पिता और उनकी माताजी हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं। पिताजी का नाम है सुखबीर सिंह संधू जी और माताजी का नाम है सुप्रीत कौर जी। ये परिवार पंजाब के अमृतसर में रहते हैं। बहुत मन्नतों के बाद उन्हें एक बहुत सुंदर गुड़िया बिटिया हुई थी। घर के लोगों ने बहुत प्यार से उसका नाम रखा था अबाबत कौर। अबाबत का अर्थ दूसरे की सेवा से जुड़ा है, दूसरों का कष्ट दूर करने से जुड़ा है। अबाबत जब सिर्फ 39 दिन की थी, तभी वो ये दुनिया छोड़कर चली गई। लेकिन सुखबीर सिंह संधू जी और उनकी पत्नी सुप्रीत कौर जी ने, उनके परिवार ने बहुत ही प्रेरणादायी फैसला लिया। ये फैसला था 39 दिन की उम्र वाली बेटी के अंगदान का, ऑर्गन डोनेशन का। हमारे साथ इस समय
फोन लाइन पर सुखबीर सिंह और उनकी श्रीमती जी मौजूद है। आइए उनसे बात करते हैं। सुखबीर जी नमस्ते। नमस्ते माननीय प्रधानमंत्री जी, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल जी। सुखबीर जी, मैं आज मन की बात के संबंध में सोच रहा था तो मुझे लगा कि अबाबत की बात इतनी प्रेरक है, वो आप ही के मुंह से सुनूं, क्योंकि घर में बेटी का जन्म जब होता है तो अनेक सपने, अनेक खुशियां लेकर आता है, लेकिन बेटी इतनी जल्दी चली जाए, वो कष्ट कितना भयंकर होगा उसका भी मैं अंदाज लगा सकता हूँ। जिस प्रकार से आपने फैसला लिया, तो मैं सारी बात जानना चाहता हूँ जी। सर, भगवान ने बहुत अच्छा बच्चा दिया था हमें। बहुत प्यारी गुड़िया हमारे घर में आई थी। उसके पैदा होते ही हमें पता चला कि उसके दिमाग में एक ऐसा नाड़ियों का गुच्छा बना हुआ है जिसकी वजह से उसके दिल का आकार बड़ा हो रहा है। तो हम हैरान हो गए कि बच्चे की सेहत इतनी अच्छी है, इतना खूबसूरत बच्चा है और इतनी बड़ी समस्या लेकर पैदा हुआ है। तो पहले 24 दिन तक तो बहुत ठीक रहा बच्चा, बिल्कुल नॉर्मल रहा। अचानक उसका दिल एकदम काम करना बंद हो गया। तो हम जल्दी से उसको हॉस्पिटल लेके गए। वहाँ डॉक्टरों ने उसको रिवाइव तो कर दिया, लेकिन समझने में टाइम लगा कि इसको क्या दिक्कत आई, इतनी बड़ी दिक्कत के छोटा सा बच्चा और अचानक दिल का दौरा पड़ गया। तो हम उसको इलाज के लिए पीजीआई चंडीगढ़ ले गए। वहाँ बड़ी बहादुरी से उस बच्चे ने इलाज के लिए संघर्ष किया, लेकिन बीमारी ऐसी थी कि उसका इलाज इतनी छोटी उम्र में संभव नहीं था। डॉक्टरों ने बहुत कोशिश की कि उसको रिवाइव करवाया जाए। अगर 6 महीने के आसपास बच्चा चला जाए तो उसका ऑपरेशन करने की सोची जा सकती थी, लेकिन भगवान को कुछ और मंजूर था। उन्होंने केवल 39 डेज की जब हुई तो डॉक्टर्स ने कहा कि इसको दोबारा दिल का दौरा पड़ा है, अब उम्मीद बहुत कम रह गई है। तो हम दोनों मियाँ बीवी रोते हुए इस निर्णय पे पहुंचे कि हमने देखा था उसको बहादुरी से जूझते हुए, बार बार ऐसे लग रहा था जैसे कि अब चला जाएगी, लेकिन फिर रिवाइव कर रही थी। तो हमें लगा कि इस बच्चे का यहाँ आने का कोई मकसद है। तो उन्होंने जब बिल्कुल ही जवाब दे दिया तो हम दोनों ने डिसाइड किया कि क्यों ना हम इस बच्चे के ऑर्गन डोनेट कर दें, शायद किसी और की जिंदगी में उजाला आ जाए। फिर हमने पीजीआई के जो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है उनमें संपर्क किया और उन्होंने हमें गाइड किया कि इतने छोटे बच्चे के केवल किडनीज ही दी जा सकती हैं। परमात्मा ने हिम्मत दी, गुरु नानक साहब का फलसफा है, इसी सोच से हमने डिसीजन ले लिया जी। गुरुओं ने जो शिक्षा दी है उसको आपने जी करके दिखाया जी। सुरप्रीत जी हैं क्या, उनसे बात हो सकती है? जी सर। हेलो सुरप्रीत जी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। नमस्कार सर। नमस्कार सर, ये हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है कि आप हमसे बात कर रहे हैं। आपने इतना बड़ा काम किया है और मैं मानता हूँ देश ये सारी बातें जब सुनेगा तो बहुत लोग किसी की जिंदगी बचाने के लिए आगे आएंगे। अबाबत का ये योगदान है, ये बहुत बड़ा है जी। सर, ये भी गुरु नानक पातशाह जी की शायद बख्शिश थी कि उन्होंने हिम्मत दी ऐसा डिसीजन लेने में। गुरुओं की कृपा के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता जी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सुखबीर जी, जब आप अस्पताल में होंगे और ये हिला देने वाला समाचार जब डॉक्टर ने आपको दिया, उसके बाद भी आपने स्वस्थ मन से, आपने और आपकी श्रीमती जी ने इतना बड़ा निर्णय किया। गुरुओं की सीख तो है ही है, आपके मन में इतना बड़ा उदार विचार, और सचमुच में अबाबत का जो अर्थ सामान्य भाषा में कहे तो मददगार होता है, ये काम कर दिया। ये उस पल को मैं सुनना चाहता हूँ जी। सर, एक्चुअली हमारे एक फैमिली फ्रेंड है प्रिया जी, उन्होंने अपने ऑर्गन डोनेट किए थे, उनसे भी हमें प्रेरणा मिली। तो उस समय तो हमें लगा कि शरीर जो है पंच तत्व में विलीन हो जाएगा। जो कोई बिछड़ जाता है, चला जाता है, तो उसका शरीर को जला दिया जाता है या दबा दिया जाता है। लेकिन अगर उसके ऑर्गन किसी के काम आ जाए तो ये भले का ही काम है। और उस समय हमें और गर्व महसूस हुआ जब डॉक्टर्स ने ये बताया हमें कि आपकी बेटी इंडिया की यंगेस्ट डोनर बनी है जिसके ऑर्गन सक्सेसफुली ट्रांसप्लांट हुए। तो हमारा सर गर्व से ऊंचा हो गया कि जो नाम हम अपने पेरेंट्स का इस उम्र तक नहीं कर पाए, एक छोटा सा बच्चा आके इतने दिनों में हमारा नाम ऊंचा कर गया। और इससे और बड़ी बात है कि आज आपसे बात हो रही है इस विषय पे, हम प्राउड फील कर रहे हैं। सुखबीर जी,
आज आपकी बेटी का सिर्फ एक अंग जीवित है ऐसा नहीं है। आपकी बेटी मानवता की अमर गाथा की अमर यात्री बन गई है। अपने शरीर के अंश के जरिए वो आज भी उपस्थित है। इस नेक कार्य के लिए मैं आपकी, आपकी श्रीमती जी की, आपके परिवार की सराहना करता हूं। थैंक यू सर। साथियों, ऑर्गन डोनेशन के लिए सबसे बड़ा जज्बा यही होता है कि जाते जाते भी किसी का भला हो जाए, किसी का जीवन बच जाए। जो लोग ऑर्गन डोनेशन का इंतजार करते हैं वो जानते हैं कि इंतजार का एक एक पल गुजरना कितना मुश्किल होता है। और ऐसे में जब कोई अंगदान या देहदान करने वाला मिल जाता है तो उसमें ईश्वर का स्वरूप ही नजर आता है। झारखंड की रहने वाली स्नेहलता चौधरी जी भी ऐसी ही थी, जिन्होंने ईश्वर बनकर दूसरों को जिंदगी दी। 63 वर्ष की स्नेहलता चौधरी जी अपना हार्ट, किडनी और लीवर दान करके गई। आज मन की बात में उनके बेटे भाई अभिजीत चौधरी जी हमारे साथ हैं। आइए उनसे सुनते हैं। अभिजीत जी नमस्कार। प्रणाम सर। अभिजीत जी, आप एक ऐसी माँ के बेटे हैं जिसने आपको जन्म देकर एक प्रकार से जीवन तो दिया ही, लेकिन और जो अपनी मृत्यु के बाद भी आपकी माता जी कई लोगों को जीवन दे करके गई। एक पुत्र के नाते अभिजीत आप जरूर गर्व अनुभव करते होंगे। हाँ जी सर। आप अपनी माता जी के बारे में जरा बताइए, किन परिस्थितियों में ऑर्गन डोनेशन का फैसला लिया गया? मेरी माता जी सरायकेला बोल के एक छोटा सा गांव है झारखंड में, वहाँ पे मेरे मम्मी पापा दोनों रहते हैं। ये पिछले 25 साल से लगातार मॉर्निंग वॉक करती थी और अपने हैबिट के अनुसार सुबह 4 बजे अपने मॉर्निंग वॉक के लिए निकली थी। उस समय एक मोटरसाइकिल वाले ने इनको पीछे से धक्का मारा और वो उसी समय गिर गई, जिससे उनको सर पे बहुत ज्यादा चोट लगा। तुरंत हम लोगों ने उनको सदर अस्पताल सरायकेला ले गए, जहाँ डॉक्टर साहब ने उनकी मरहम पट्टी की, पर खून बहुत निकल रहा था और उनको कोई सेंस नहीं था। तुरंत हम लोगों ने उनको टाटा मेन हॉस्पिटल लेके चले गए। वहाँ उनकी सर्जरी हुई। 48 घंटे के ऑब्जर्वेशन के बाद डॉक्टर साहब ने बोला कि वहाँ पे चांसेस बहुत कम है। फिर हमने उनको एयरलिफ्ट करके एम्स दिल्ली लेके आए हम लोग। यहाँ पे उनकी ट्रीटमेंट हुई तकरीबन 7-8 दिन। उसके बाद पोजीशन ठीक था। एक दिन उनका ब्लड प्रेशर काफी गिर गया। उसके बाद पता चला उनकी ब्रेन डेथ हो गई है। तब फिर डॉक्टर साहब हमें प्रोटोकॉल के हिसाब ब्रीफ कर रहे थे ऑर्गन डोनेशन के बारे में। हम अपने पिताजी को शायद ये नहीं बता पाते कि ऑर्गन डोनेशन टाइप का भी कोई चीज होता है, क्योंकि हमें लगा वो उस बात को अब्सॉर्ब नहीं कर पाएंगे। तो उनके दिमाग से हम ये निकालना चाहते थे कि ऐसा कुछ चल रहा है। जैसे हमने उनको बोला कि ऑर्गन डोनेशन की बातें चल रही है, तब उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, ये मम्मी का बहुत मन था और हमें ये करना है। हम काफी निराश थे उस समय तक, जब तक हमें ये पता चला था कि मम्मी नहीं बच सकेगी। पर जैसे ही ये ऑर्गन डोनेशन वाला डिस्कशन चालू हुआ, वो निराशा एक बहुत ही पॉजिटिव साइड चला गया और हम काफी अच्छे, एक बहुत ही पॉजिटिव एनवायरनमेंट में आ गए। उसको करते करते फिर हम लोग रात में 8 बजे काउंसलिंग हुई। दूसरे दिन हम लोगों ने ऑर्गन डोनेशन किया। इसमें मम्मी का एक सोच बहुत बड़ा था कि पहले वो काफी नेत्रदान और इन चीजों में, सोशल एक्टिविटीज में ये बहुत एक्टिव थी। शायद यही सोच को लेकर के ये इतना बड़ा चीज हम लोग कर पाए। और मेरे पिताजी का जो डिसीजन मेकिंग था इस चीज के बारे में, इस कारण से ये चीज हो पाया। कितने लोगों को काम आया अंग? इनका हार्ट, 2 किडनी, लिवर और दोनों आंख, ये डोनेशन हुआ था। तो 4 लोगों की जान और 2 जनों को आंख मिला है। अभिजीत जी, आपके पिताजी और माताजी दोनों नमन के अधिकारी हैं। मैं उनको प्रणाम करता हूँ। और आपके पिताजी ने इतने बड़े निर्णय में आप परिवारजनों का नेतृत्व किया, ये वाकई बहुत ही प्रेरक है। और मैं मानता हूँ कि माँ तो माँ ही होती है, माँ एक अपने आप में प्रेरणा भी होती है, लेकिन माँ जो परंपराएं छोड़ करके जाती है, वो पीढ़ी दर पीढ़ी एक बहुत बड़ी ताकत बन जाती है। अंगदान के लिए आपकी माताजी की प्रेरणा आज पूरे देश तक पहुंच रही है। मैं आपके इस पवित्र कार्य और महान कार्य के लिए आपके पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाई देता हूं। अभिजीत जी धन्यवाद जी, और आपके पिताजी को हमारे प्रणाम जरूर कह देना। जरूर जरूर, थैंक यू। साथियों,
39 दिन की अबाबत कौर हो या 63 वर्ष की स्नेहलता चौधरी, इनके जैसे दानवीर हमें जीवन का महत्व समझाकर जाते हैं। हमारे देश में आज बड़ी संख्या में ऐसे जरूरतमंद है जो स्वस्थ जीवन की आशा में किसी ऑर्गन डोनेट करने वाले का इंतजार कर रहे हैं। मुझे संतोष है कि अंगदान को आसान बनाने और प्रोत्साहित करने के लिए पूरे देश में एक जैसी पॉलिसी पर भी काम हो रहा है। इस दिशा में राज्यों की डोमिसाइल की शर्त को हटाने का निर्णय भी लिया गया है। यानी अब देश के किसी भी राज्य में जाकर मरीज ऑर्गन प्राप्त करने के लिए रजिस्टर करवा पाएगा। सरकार ने ऑर्गन डोनेशन के लिए 65 वर्ष से कम आयु की आयु सीमा को भी खत्म करने का फैसला लिया है। इन प्रयासों के बीच मेरा देशवासियों से आग्रह है कि ऑर्गन डोनर ज्यादा से ज्यादा संख्या में आगे आए। आपका एक फैसला कई लोगों की जिंदगी बचा सकता है, जिंदगी बना सकता है। मेरे प्यारे देशवासियों, ये नवरात्र का समय है, शक्ति की उपासना का समय है। आज भारत का जो सामर्थ्य नए सिरे से निखर कर सामने आ रहा है, उसमें बहुत बड़ी भूमिका हमारी नारी शक्ति की है। हाल फिलहाल ऐसे कितने ही उदाहरण हमारे सामने आए हैं। आपने सोशल मीडिया पर एशिया की पहली महिला लोको पायलट सुरेखा यादव जी को जरूर देखा होगा। सुरेखा जी एक और कीर्तिमान बनाते हुए वंदे भारत एक्सप्रेस की भी पहली महिला लोको पायलट बन गई है। इसी महीने प्रोड्यूसर गुनीत मोंगा और डायरेक्टर कार्तिकी गोंजाल्विस, उनकी डॉक्यूमेंट्री एलिफेंट विस्परर्स ने ऑस्कर जीतकर देश का नाम रोशन किया है। देश के लिए एक और उपलब्धि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की साइंटिस्ट बहन ज्योतिर्मयी मोहंती जी ने भी हासिल की है। ज्योतिर्मयी जी को केमिस्ट्री और केमिकल इंजीनियरिंग की फील्ड में IUPAC का विशेष अवार्ड मिला है। इस वर्ष की शुरुआत में ही भारत की अंडर 19 महिला क्रिकेट टीम ने T20 वर्ल्ड कप जीतकर नया इतिहास रचा। अगर आप राजनीति की ओर देखेंगे तो एक नई शुरुआत नागालैंड में हुई है। नागालैंड में 75 वर्षों में पहली बार 2 महिला विधायक जीतकर विधानसभा पहुंची हैं। इनमें से एक को नागालैंड सरकार में मंत्री भी बनाया गया है। यानी राज्य के लोगों को पहली बार एक महिला मंत्री भी मिली है। साथियों, कुछ दिनों पहले मेरी मुलाकात उन जाबाज बेटियों से भी हुई जो तुर्की में विनाशकारी भूकंप के बाद वहां के लोगों की मदद के लिए गई थी। ये सभी NDRF के दस्ते में शामिल थी। उनके साहस और कुशलता की पूरी दुनिया में तारीफ हो रही है। भारत ने UN मिशन के तहत शांति सेना में वुमेन ओनली प्लेटून की भी तैनाती की है। आज देश की बेटियां हमारी तीनों सेनाओं में अपने शौर्य का झंडा बुलंद कर रही है। ग्रुप कैप्टन शालिजा धामी कॉम्बैट यूनिट में कमांड अपॉइंटमेंट पाने वाली पहली महिला वायुसेना अधिकारी बनी है। उनके पास करीब 3000 घंटे का फ्लाइंग एक्सपीरियंस है। इसी तरह भारतीय सेना की जांबाज कैप्टन शिवा चौहान सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है। सियाचिन में जहां पारा -60 डिग्री तक चला जाता है, वहां शिवा 3 महीनों के लिए तैनात रहेगी। साथियों, यह लिस्ट इतनी लंबी है कि यहां सबकी चर्चा करना भी मुश्किल है। ऐसी सभी महिलाएं, हमारी बेटियां आज भारत और भारत के सपनों को ऊर्जा दे रही है। नारी शक्ति की ये ऊर्जा ही विकसित भारत की प्राणवायु है। मेरे प्यारे देशवासियों, इन दिनों पूरे विश्व में स्वच्छ ऊर्जा
रिन्यूएबल एनर्जी की खूब बात हो रही है। मैं जब विश्व के लोगों से मिलता हूं तो वो इस क्षेत्र में भारत की अभूतपूर्व सफलता की जरूर चर्चा करते हैं। खासकर भारत सोलर एनर्जी के क्षेत्र में जिस तेजी से आगे बढ़ रहा है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। भारत के लोग तो सदियों से सूर्य से विशेष रूप से नाता रखते हैं। हमारे यहाँ सूर्य की शक्ति को लेकर जो वैज्ञानिक समझ रही है, सूर्य की उपासना की जो परंपराएं रही है, वो अन्य जगहों पर कम ही देखने को मिलते हैं। मुझे खुशी है कि आज हर देशवासी सौर ऊर्जा का महत्व भी समझ रहा है और क्लीन एनर्जी में अपना योगदान भी देना चाहता है। सबका प्रयास की यही स्पिरिट आज भारत के सोलर मिशन को आगे बढ़ा रही है। महाराष्ट्र के पुणे में ऐसे ही एक बेहतरीन प्रयास ने मेरा ध्यान अपनी ओर खींचा है। यहाँ एमएसआर ऑलिव हाउसिंग सोसाइटी के लोगों ने तय किया कि वे सोसाइटी में पीने के पानी, लिफ्ट और लाइट जैसी सामूहिक उपयोग की चीजें अब सोलर एनर्जी से ही चलाएंगे। इसके बाद इस सोसाइटी में सबने मिलकर सोलर पैनल लगवाए। आज इन सोलर पैनल से हर साल करीब 90,000 किलोवाट आवर बिजली पैदा हो रही है। इससे हर महीने लगभग 40,000 रुपए की बचत हो रही है। इस बचत का लाभ सोसाइटी के सभी लोगों को हो रहा है। साथियों, पुणे की तरह ही दमन दीव में जो दीव है, जो एक अलग जिला है, वहां के लोगों ने भी एक अद्भुत काम करके दिखाया है। आप जानते ही होंगे कि दीव सोमनाथ के पास है। दीव भारत का पहला ऐसा जिला बना है जो दिन के समय सभी जरूरतों के लिए 100% क्लीन एनर्जी का इस्तेमाल कर रहा है। दीव की इस सफलता का मंत्र भी सबका प्रयास ही है। कभी यहां बिजली उत्पादन के लिए संसाधनों की चुनौती थी। लोगों ने इस चुनौती के समाधान के लिए सोलर एनर्जी को चुना। यहां बंजर जमीन और कई बिल्डिंग्स पर सोलर पैनल्स लगाए गए। इन पैनल से दीव में दिन के समय जितनी बिजली जरूरत होती है उससे ज्यादा बिजली पैदा हो रही है। इस सोलर प्रोजेक्ट से बिजली खरीद पर खर्च होने वाले करीब 52 करोड़ रुपए भी बचे हैं। इससे पर्यावरण की भी बड़ी रक्षा हुई है। साथियों, पुणे और दीव उन्होंने जो कर दिखाया है, ऐसे प्रयास देश भर में कई और जगहों पर भी हो रहे हैं। इनसे पता चलता है कि पर्यावरण और प्रकृति को लेकर हम भारतीय कितने संवेदनशील हैं और हमारा देश किस तरह भविष्य की पीढ़ी के लिए बहुत जागृत है। मैं इस तरह के सभी प्रयासों की हृदय से सराहना करता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में समय के साथ स्थिति परिस्थितियों के अनुसार अनेक परंपराएं विकसित होती है। यही परंपराएं हमारी संस्कृति का सामर्थ्य बढ़ाती हैं और उसे नित्य नूतन प्राण शक्ति भी देती है। कुछ महीने पहले ऐसी ही एक परंपरा शुरू हुई काशी में। काशी तमिल संगमम के दौरान काशी और तमिल क्षेत्र के बीच सदियों से चले आ रहे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को सेलिब्रेट किया गया। एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना हमारे देश को मजबूती देती है। हम जब एक दूसरे के बारे में जानते हैं, सीखते हैं, तो एकता की ये भावना और प्रगाढ़ होती है। यूनिटी की इसी स्पिरिट के साथ अगले महीने गुजरात के विभिन्न हिस्सों में सौराष्ट्र तमिल संगमम होने जा रहा है। सौराष्ट्र तमिल संगमम
17 से 30 अप्रैल तक चलेगा। मन की बात के कुछ श्रोता जरूर सोच रहे होंगे कि गुजरात के सौराष्ट्र का तमिलनाडु से क्या संबंध है। दरअसल सदियों पहले सौराष्ट्र के अनेकों लोग तमिलनाडु के अलग अलग हिस्सों में बस गए थे। ये लोग आज भी सौराष्ट्री तमिल के नाम से जाने जाते हैं। उनके खान पान, रहन सहन, सामाजिक संस्कारों में आज भी कुछ कुछ सौराष्ट्र की झलक मिल जाती है। मुझे इस आयोजन को लेकर तमिलनाडु से बहुत से लोगों ने सराहना भरे पत्र लिखे हैं। मदुरई में रहने वाले जयचंद्रन जी ने एक बड़ी ही भावुक बात लिखी है। उन्होंने कहा है कि 1000 साल के बाद पहली बार किसी ने सौराष्ट्र तमिल के रिश्तों के बारे में सोचा है। सौराष्ट्र से तमिलनाडु आकर के बसे हुए लोगों को पूछा है। जयचंद्रन जी की बातें हजारों तमिल भाई बहनों की अभिव्यक्ति है। साथियों, मन की बात के श्रोताओं को मैं असम से जुड़ी हुई एक खबर के बारे में बताना चाहता हूं। ये भी एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूत करती है। आप सभी जानते हैं कि हम वीर लासित बोरफुकन जी की 400वीं जयंती मना रहे हैं। वीर लासित बोरफुकन ने अत्याचारी मुगल सल्तनत के हाथों से गुवाहाटी को आजाद करवाया था। आज देश इस महान योद्धा के अदम्य साहस से परिचित हो रहा है। कुछ दिन पहले लासित बोरफुकन के जीवन पर आधारित निबंध लेखन का एक अभियान चलाया गया था। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि इसके लिए करीब 45 लाख लोगों ने निबंध भेजे। आपको ये जानकर भी खुशी होगी कि अब यह एक गिनीज रिकॉर्ड बन चुका है। और सबसे बड़ी बात है, और जो ज्यादा प्रसन्नता की बात यह है कि वीर लासित बोरफुकन पर ये जो निबंध लिखे गए हैं, उसमें करीब करीब 23 अलग अलग भाषाओं में लिखा गया है और लोगों ने भेजा है। इनमें असमिया भाषा के अलावा हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला, बोडो, नेपाली, संस्कृत, संथाली जैसी भाषाओं में लोगों ने निबंध भेजे हैं। मैं इस प्रयास का हिस्सा बने सभी लोगों की हृदय से प्रशंसा करता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, जब कश्मीर या श्रीनगर की बात होती है तो सबसे पहले हमारे सामने उसकी वादियां और डल झील की तस्वीर आती है। हम में से हर कोई डल झील के नजारों का लुत्फ उठाना चाहता है, लेकिन डल झील में एक और बात खास है। डल झील अपने स्वादिष्ट लोटस स्टेम्स, कमल के तनों या कमल ककड़ी के लिए भी जानी जाती है। कमल के तनों को देश में अलग अलग जगह अलग अलग नाम से जानते हैं। कश्मीर में इन्हें नादरू कहते हैं। कश्मीर के नादरू की डिमांड लगातार बढ़ रही है। इस डिमांड को देखते हुए डल झील में नादरू की खेती करने वाले किसानों ने एक एफपीओ बनाया है। इस एफपीओ में करीब 250 किसान शामिल हुए हैं। आज ये किसान अपने नादरू को विदेशों तक भेजने लगे हैं। अभी कुछ समय पहले ही इन किसानों ने 2 खेप यूएई भेजी है। ये सफलता कश्मीर का नाम तो कर ही रही है, साथ ही इससे सैकड़ों किसानों की आमदनी भी बढ़ी है। साथियों, कश्मीर के लोगों का कृषि से ही जुड़ा हुआ ऐसा ही एक और प्रयास इन दिनों अपनी कामयाबी की खुशबू फैला रहा है। आप सोच रहे होंगे कि मैं कामयाबी की खुशबू क्यों बोल रहा हूं। बात है ही खुशबू की, सुगंध की ही तो बात है। दरअसल जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में एक कस्बा है भदरवा। यहाँ के किसान दशकों से मक्के की पारंपरिक खेती करते आ रहे थे, लेकिन कुछ किसानों ने कुछ अलग करने की सोची। उन्होंने फ्लोरिकल्चर
यानी फूलों की खेती का रुख किया। आज यहाँ के करीब 2500 किसान, 2500 किसान लेवेंडर की खेती कर रहे हैं। इन्हें केंद्र सरकार के एरोमा मिशन से मदद भी मिली है। इस नई खेती ने किसानों की आमदनी में बड़ा इजाफा किया है और आज लेवेंडर के साथ साथ इनकी सफलता की खुशबू भी दूर दूर तक फैल रही है। साथियों, जब कश्मीर की बात हो, कमल की बात हो, फूल की बात हो, सुगंध की बात हो, तो कमल के फूल पर विराजमान रहने वाली मां शारदा का स्मरण आना बहुत स्वाभाविक है। कुछ दिन पूर्व ही कुपवाड़ा में मां शारदा के भव्य मंदिर का लोकार्पण हुआ है। ये मंदिर उसी मार्ग पर बना है जहां से कभी शारदा पीठ के दर्शनों के लिए जाया करते थे। स्थानीय लोगों ने इस मंदिर के निर्माण में बहुत मदद की है। मैं जम्मू कश्मीर के लोगों को इस शुभ कार्य के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, इस बार मन की बात में बस इतना ही। अगली बार आपसे मन की बात के 100वें एपिसोड में मुलाकात होगी। आप सभी अपने सुझाव जरूर भेजिए। मार्च के इस महीने में हम होली से लेकर नवरात्रि तक कई पर्व और त्योहारों में व्यस्त रहे हैं। रमजान का पवित्र महीना भी शुरू हो चुका है। अगले कुछ दिनों में श्री राम नवमी का महापर्व भी आने वाला है। इसके बाद महावीर जयंती, गुड फ्राइडे और ईस्टर भी आएंगे। अप्रैल के महीने में हम भारत के 2 महान विभूतियों की जयंती भी मनाते हैं। ये 2 महापुरुष हैं महात्मा ज्योतिबा फुले और बाबा साहब आम्बेडकर। इन दोनों ही महापुरुषों ने समाज में भेदभाव मिटाने के लिए अभूतपूर्व योगदान दिया। आज आजादी के अमृतकाल में हमें ऐसी महान विभूतियों से सीखने और निरंतर प्रेरणा लेने की जरूरत है। हमें अपने कर्तव्यों को सबसे आगे रखना है। साथियों, इस समय कुछ जगहों पर कोरोना भी बढ़ रहा है, इसलिए आप सभी को एहतियात बरतनी है, स्वच्छता का भी ध्यान रखना है। अगले महीने मन की बात के 100वें एपिसोड में हम लोग फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार। मेरे प्यारे देशवासियों, मन की बात में आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। आज इस चर्चा को शुरू करते हुए मन मस्तिष्क में कितने ही भाव उमड़ रहे हैं। हमारा और आपका मन की बात का ये साथ अपने 99वें पायदान पर आ पहुंचा है। आमतौर पर हम सुनते हैं कि 99 का फेर बहुत कठिन होता है। क्रिकेट में तो नर्वस 90 को बहुत मुश्किल पड़ाव माना जाता है, लेकिन जहां भारत के जन जन के मन की बात हो, वहां की प्रेरणा ही कुछ और होती है। मुझे इस बात की भी खुशी है कि मन की बात के 100वें एपिसोड को लेकर देश के लोगों में बहुत उत्साह है। मुझे बहुत सारे संदेश मिल रहे हैं, फोन आ रहे हैं। आज जब हम आजादी का अमृतकाल मना रहे हैं, नए संकल्पों के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो 100वें मन की बात को लेकर आपके सुझावों और विचारों को जानने के लिए मैं भी बहुत उत्सुक हूं। मुझे आपके ऐसे सुझावों का बेसब्री से इंतजार है। वैसे तो इंतजार हमेशा होता है, लेकिन इस बार ज्यादा है। आपके ये सुझाव और विचार ही 30 अप्रैल को होने वाले 100वें मन की बात को और यादगार बनाएंगे। मेरे प्यारे देशवासियों, मन की बात में हमने ऐसे हजारों लोगों की चर्चा की है जो दूसरों की सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित कर देते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं
जो बेटियों की शिक्षा के लिए अपनी पूरी पेंशन लगा देते हैं, कोई अपने पूरे जीवन की कमाई पर्यावरण और जीव सेवा के लिए समर्पित कर देता है। हमारे देश में परमार्थ को इतना ऊपर रखा गया है कि दूसरों के सुख के लिए लोग अपना सर्वस्व दान देने में भी संकोच नहीं करते। इसलिए तो हमें बचपन से शिवी और दधीची जैसे देह दानियों की गाथाएं सुनाई जाती हैं। साथियों, आधुनिक मेडिकल साइंस के इस दौर में ऑर्गन डोनेशन किसी को जीवन देने का एक बहुत बड़ा माध्यम बन चुका है। कहते हैं, जब एक व्यक्ति मृत्यु के बाद अपना शरीर दान करता है तो उससे 8 से 9 लोगों को एक नया जीवन मिलने की संभावना बनती है। संतोष की बात है कि आज देश में ऑर्गन डोनेशन के प्रति जागरूकता भी बढ़ रही है। साल 2013 में हमारे देश में ऑर्गन डोनेशन के 5000 से भी कम केसेस थे, लेकिन 2022 में ये संख्या बढ़कर 15,000 से ज्यादा हो गई है। ऑर्गन डोनेशन करने वाले व्यक्तियों ने, उनके परिवार ने वाकई बहुत पुण्य का काम किया है। साथियों, मेरा बहुत समय से मन था कि मैं ऐसा पुण्य कार्य करने वाले लोगों के मन की बात जानूं और इसे देशवासियों के साथ भी शेयर करूं। इसलिए आज मन की बात में हमारे साथ एक प्यारी सी बिटिया, एक सुंदर गुड़िया के पिता और उनकी माताजी हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं। पिताजी का नाम है सुखबीर सिंह संधू जी और माताजी का नाम है सुप्रीत कौर जी। ये परिवार पंजाब के अमृतसर में रहते हैं। बहुत मन्नतों के बाद उन्हें एक बहुत सुंदर गुड़िया बिटिया हुई थी। घर के लोगों ने बहुत प्यार से उसका नाम रखा था अबाबत कौर। अबाबत का अर्थ दूसरे की सेवा से जुड़ा है, दूसरों का कष्ट दूर करने से जुड़ा है। अबाबत जब सिर्फ 39 दिन की थी तभी वो ये दुनिया छोड़कर चली गई, लेकिन सुखबीर सिंह संधू जी और उनकी पत्नी सुप्रीत कौर जी ने, उनके परिवार ने बहुत ही प्रेरणादायी फैसला लिया। ये फैसला था 39 दिन की उम्र वाली बेटी के अंगदान का, ऑर्गन डोनेशन का। हमारे साथ इस समय फोन लाइन पर सुखबीर सिंह और उनकी श्रीमती जी मौजूद है। आइए उनसे बात करते हैं। सुखबीर जी नमस्ते। नमस्ते माननीय प्रधानमंत्री जी, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल जी। सुखबीर जी, मैं आज मन की बात के संबंध में सोच रहा था तो मुझे लगा कि अबाबत की बात इतनी प्रेरक है, वो आप ही के मुंह से सुनूं, क्योंकि घर में बेटी का जन्म जब होता है तो अनेक सपने, अनेक खुशियां लेकर आता है, लेकिन बेटी इतनी जल्दी चली जाए वो कष्ट कितना भयंकर होगा उसका भी मैं अंदाज लगा सकता हूँ। जिस प्रकार से आपने फैसला लिया तो मैं सारी बात जानना चाहता हूँ जी। सर, भगवान ने बहुत अच्छा बच्चा दिया था हमें। बहुत प्यारी गुड़िया हमारे घर में आई थी। उसके पैदा होते ही हमें पता चला कि उसके दिमाग में एक ऐसा नाड़ियों का गुच्छा बना हुआ है जिसकी वजह से उसके दिल का आकार बड़ा हो रहा है। तो हम हैरान हो गए कि बच्चे की सेहत इतनी अच्छी है, इतना खूबसूरत बच्चा है और इतनी बड़ी समस्या लेकर पैदा हुआ है। तो पहले 24 दिन तक तो बहुत ठीक रहा बच्चा, बिल्कुल नॉर्मल रहा। अचानक उसका दिल एकदम काम करना बंद हो गया। तो हम जल्दी से उसको हॉस्पिटल लेके गए। वहाँ डॉक्टरों ने उसको रिवाइव तो कर दिया, लेकिन समझने में टाइम लगा कि इसको क्या दिक्कत आई, इतनी बड़ी दिक्कत के छोटा सा बच्चा और अचानक दिल का दौरा पड़ गया। तो हम उसको इलाज के लिए पीजीआई चंडीगढ़ ले गए। वहाँ बड़ी बहादुरी से उस बच्चे ने इलाज के लिए संघर्ष किया, लेकिन बीमारी ऐसी थी कि उसका इलाज इतनी छोटी उम्र में संभव नहीं था। डॉक्टरों ने बहुत कोशिश की कि उसको रिवाइव करवाया जाए। अगर 6 महीने के आसपास बच्चा चला जाए तो उसका ऑपरेशन करने की सोची जा सकती थी, लेकिन भगवान को कुछ और मंजूर था।
उन्होंने केवल 39 डेज की जब हुई तो डॉक्टर्स ने कहा कि इसको दोबारा दिल का दौरा पड़ा है, तब उम्मीद बहुत कम रह गई है। तो हम दोनों मियाँ बीवी रोते हुए इस निर्णय पे पहुंचे कि हमने देखा था उसको बहादुरी से जूझते हुए, बार बार ऐसे लग रहा था जैसे कि अब चला जाएगी, लेकिन फिर रिवाइव कर रही थी। तो हमें लगा कि इस बच्चे का यहाँ आने का कोई मकसद है। तो उन्होंने जब बिल्कुल ही जवाब दे दिया तो हम दोनों ने डिसाइड किया कि क्यों ना हम इस बच्चे के ऑर्गन डोनेट कर दें, शायद किसी और की जिंदगी में उजाला आ जाए। फिर हमने पीजीआई के जो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है उनमें संपर्क किया और उन्होंने हमें गाइड किया कि इतने छोटे बच्चे के केवल किडनीज ही दी जा सकती हैं। परमात्मा ने हिम्मत दी, गुरु नानक साहब का फलसफा है, इसी सोच से हमने डिसीजन ले लिया जी। गुरुओं ने जो शिक्षा दी है उसने आपने जी करके दिखाया जी। सुरप्रीत जी हैं क्या, उनसे बात हो सकती है? जी सर। हेलो सुरप्रीत जी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। नमस्कार सर। नमस्कार सर, ये हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है कि आप हमसे बात कर रहे हैं। आपने इतना बड़ा काम किया है और मैं मानता हूँ देश ये सारी बातें जब सुनेगा तो बहुत लोग किसी की जिंदगी बचाने के लिए आगे आएंगे। अबाबत का ये योगदान है, ये बहुत बड़ा है जी। सर, ये भी गुरु नानक पातशाह जी की शायद बख्शिश थी कि उन्होंने हिम्मत दी ऐसा डिसीजन लेने में। गुरुओं की कृपा के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता जी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सुखबीर जी, जब आप अस्पताल में होंगे और ये हिला देने वाला समाचार जब डॉक्टर ने आपको दिया, उसके बाद भी अपने स्वस्थ मन से आपने और आपकी श्रीमती जी ने इतना बड़ा निर्णय किया। गुरुओं की सीख तो है ही है, लेकिन आपके मन में इतना बड़ा उदार विचार, और सचमुच में अबाबत का जो अर्थ सामान्य भाषा में कहे तो मददगार होता है, ये काम कर दिया। ये उस पल को मैं सुनना चाहता हूँ जी। सर, एक्चुअली हमारे एक फैमिली फ्रेंड है प्रिया जी, उन्होंने अपने ऑर्गन डोनेट किए थे, उनसे भी हमें प्रेरणा मिली। तो उस समय तो हमें लगा कि शरीर जो है पंच तत्व में विलीन हो जाएगा, जो कोई बिछड़ जाता है, चला जाता है तो उसका शरीर को जला दिया जाता है या दबा दिया जाता है। लेकिन अगर उसके ऑर्गन किसी के काम आ जाए तो ये भले का ही काम है। और उस समय हमें और गर्व महसूस हुआ जब डॉक्टर्स ने ये बताया हमें कि आपकी बेटी इंडिया की यंगेस्ट डोनर बनी है जिसके ऑर्गन सक्सेसफुली ट्रांसप्लांट हुए। तो हमारा सर गर्व से ऊंचा हो गया कि जो नाम हम अपने पेरेंट्स का इस उम्र तक नहीं कर पाए, एक छोटा सा बच्चा आके इतने दिनों में हमारा नाम ऊंचा कर गया। और इससे और बड़ी बात है कि आज आपसे बात हो रही है इस विषय पे, हम प्राउड फील कर रहे हैं। सुखबीर जी, आज आपकी बेटी का सिर्फ एक अंग जीवित है ऐसा नहीं है, आपकी बेटी मानवता की अमर गाथा की अमर यात्री बन गई है। अपने शरीर के अंश के जरिए वो आज भी उपस्थित है। इस नेक कार्य के लिए मैं आपकी, आपकी श्रीमती जी की, आपके परिवार की सराहना करता हूं। थैंक यू सर। साथियों, ऑर्गन डोनेशन के लिए सबसे बड़ा जज्बा यही होता है कि जाते जाते भी किसी का भला हो जाए, किसी का जीवन बच जाए। जो लोग ऑर्गन डोनेशन का इंतजार करते हैं वो जानते हैं कि इंतजार का एक एक पल गुजरना कितना मुश्किल होता है। और ऐसे में जब कोई अंगदान या देहदान करने वाला मिल जाता है तो उसमें ईश्वर का स्वरूप ही नजर आता है। झारखंड की रहने वाली स्नेहलता चौधरी जी भी ऐसी ही थी, जिन्होंने ईश्वर बनकर दूसरों को जिंदगी दी। 63 वर्ष की स्नेहलता चौधरी जी अपना हार्ट, किडनी और लीवर दान करके गई। आज मन की बात में उनके बेटे भाई अभिजीत चौधरी जी हमारे साथ हैं। आइए उनसे सुनते हैं। अभिजीत जी नमस्कार। प्रणाम सर। अभिजीत जी, आप एक ऐसी माँ के बेटे हैं जिसने आपको जन्म देकर एक प्रकार से जीवन तो दिया ही, लेकिन और जो अपनी मृत्यु के बाद भी आपकी माता जी कई लोगों को जीवन दे करके गई। एक पुत्र के नाते अभिजीत, आप जरूर गर्व अनुभव करते होंगे। हाँ जी सर। आप अपनी माता जी के बारे में जरा बताइए, किन परिस्थितियों में ऑर्गन डोनेशन का फैसला लिया गया?
मेरी माता जी सरायकेला बोल के एक छोटा सा गांव है झारखंड में, वहां पे मेरे मम्मी पापा दोनों रहते हैं। ये पिछले 25 साल से लगातार मॉर्निंग वॉक करती थी और अपने हैबिट के अनुसार सुबह 4 बजे अपने मॉर्निंग वॉक के लिए निकली थी। उस समय एक मोटरसाइकिल वाले ने इनको पीछे से धक्का मारा और वो उसी समय गिर गई, जिससे उनको सर पे बहुत ज्यादा चोट लगा। तुरंत हम लोगों ने उनको सदर अस्पताल सरायकेला ले गए, जहां डॉक्टर साहब ने उनकी मरहम पट्टी की, पर खून बहुत निकल रहा था और उनको कोई सेंस नहीं था। तुरंत हम लोगों ने उनको टाटा मेन हॉस्पिटल लेके चले गए। वहां उनकी सर्जरी हुई। 48 घंटे के ऑब्जर्वेशन के बाद डॉक्टर साहब ने बोला कि वहां पे चांसेस बहुत कम है। फिर हमने उनको एयरलिफ्ट करके एम्स दिल्ली लेके आए हम लोग। यहाँ पे उनकी ट्रीटमेंट हुई तकरीबन 7-8 दिन। उसके बाद पोजीशन ठीक था। एक दिन उनका ब्लड प्रेशर काफी गिर गया। उसके बाद पता चला उनकी ब्रेन डेथ हो गई है। तब फिर डॉक्टर साहब हमें प्रोटोकॉल के हिसाब ब्रीफ कर रहे थे ऑर्गन डोनेशन के बारे में। हम अपने पिताजी को शायद ये नहीं बता पाते कि ऑर्गन डोनेशन टाइप का भी कोई चीज होता है, क्योंकि हमें लगा वो उस बात को अब्सॉर्ब नहीं कर पाएंगे। उनके दिमाग से हम ये निकालना चाहते थे कि ऐसा कुछ चल रहा है। जैसे हमने उनको बोला कि ऑर्गन डोनेशन की बातें चल रही है, तब उन्होंने बोला कि नहीं, ये मम्मी का बहुत मन था और हमें ये करना है। हम काफी निराश थे उस समय तक, जब तक हमें ये पता चला था कि मम्मी नहीं बच सकेगी। पर जैसे ही ये ऑर्गन डोनेशन वाला डिस्कशन चालू हुआ, वो निराशा एक बहुत ही पॉजिटिव साइड चला गया और हम काफी अच्छे एक बहुत ही पॉजिटिव एनवायरनमेंट में आ गए। उसको करते करते फिर हम लोग रात में 8 बजे काउंसलिंग हुई। दूसरे दिन हम लोगों ने ऑर्गन डोनेशन किया। इसमें मम्मी का एक सोच बहुत बड़ा था कि पहले वो काफी नेत्रदान और इन चीजों में, सोशल एक्टिविटीज में ये बहुत एक्टिव थी। शायद यही सोच को लेकर के ये इतना बड़ा चीज हम लोग कर पाए और मेरे पिताजी का जो डिसीजन मेकिंग था इस चीज के बारे में, इस कारण से ये चीज हो पाया। कितने लोगों को काम आया अंग? इनका हार्ट, 2 किडनी, लिवर और दोनों आंख, ये डोनेशन हुआ था। तो 4 लोगों की जान और 2 जनों को आंख मिला है। अभिजीत जी, आपके पिताजी और माताजी दोनों नमन के अधिकारी हैं। मैं उनको प्रणाम करता हूँ। और आपके पिताजी ने इतने बड़े निर्णय में आप परिवारजनों का नेतृत्व किया, ये वाकई बहुत ही प्रेरक है। और मैं मानता हूँ कि माँ तो माँ ही होती है, माँ एक अपने आप में प्रेरणा भी होती है, लेकिन माँ जो परंपराएं छोड़ करके जाती है, वो पीढ़ी दर पीढ़ी एक बहुत बड़ी ताकत बन जाती है। अंगदान के लिए आपकी माताजी की प्रेरणा आज पूरे देश तक पहुंच रही है। मैं आपके इस पवित्र कार्य और महान कार्य के लिए आपके पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाई देता हूं। अभिजीत जी, धन्यवाद जी। और आपके पिताजी को हमारे प्रणाम जरूर कह देना। जरूर जरूर, थैंक यू। साथियों, 39 दिन की अबाबत कौर हो या 63 वर्ष की स्नेहलता चौधरी, इनके जैसे दानवीर हमें जीवन का महत्व समझाकर जाते हैं। हमारे देश में आज बड़ी संख्या में ऐसे जरूरतमंद है जो स्वस्थ जीवन की आशा में किसी ऑर्गन डोनेट करने वाले का इंतजार कर रहे हैं। मुझे संतोष है कि अंगदान को आसान बनाने और प्रोत्साहित करने के लिए पूरे देश में एक जैसी पॉलिसी पर भी काम हो रहा है। इस दिशा में राज्यों की डोमिसाइल की शर्त को हटाने का निर्णय भी लिया गया है। यानी अब देश के किसी भी राज्य में जाकर मरीज ऑर्गन प्राप्त करने के लिए रजिस्टर करवा पाएगा। सरकार ने ऑर्गन डोनेशन के लिए 65 वर्ष से कम आयु की आयु सीमा को भी खत्म करने का फैसला लिया है। इन प्रयासों के बीच मेरा देशवासियों से आग्रह है कि ऑर्गन डोनर ज्यादा से ज्यादा संख्या में आगे आए। आपका एक फैसला कई लोगों की जिंदगी बचा सकता है, जिंदगी बना सकता है। मेरे प्यारे देशवासियों, ये नवरात्र का समय है, शक्ति की उपासना का समय है। आज भारत का जो सामर्थ्य नए सिरे से निखर कर सामने आ रहा है, उसमें बहुत बड़ी भूमिका हमारी नारी शक्ति की है। हाल फिलहाल ऐसे कितने ही उदाहरण हमारे सामने आए हैं। आपने सोशल मीडिया पर एशिया की पहली महिला लोको पायलट सुरेखा यादव जी को जरूर देखा होगा। सुरेखा जी एक और कीर्तिमान बनाते हुए वंदे भारत एक्सप्रेस की भी पहली महिला लोको पायलट बन गई है।
इसी महीने प्रोड्यूसर गुनीत मोंगा और डायरेक्टर कार्तिकी गोंजाल्विस उनकी डॉक्यूमेंट्री एलिफेंट विस्परर्स ने ऑस्कर जीतकर देश का नाम रोशन किया है। देश के लिए एक और उपलब्धि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की साइंटिस्ट बहन ज्योतिर्मयी मोहंती जी ने भी हासिल की है। ज्योतिर्मयी जी को केमिस्ट्री और केमिकल इंजीनियरिंग की फील्ड में IUPAC का विशेष अवार्ड मिला है। इस वर्ष की शुरुआत में ही भारत की अंडर 19 महिला क्रिकेट टीम ने T20 वर्ल्ड कप जीतकर नया इतिहास रचा। अगर आप राजनीति की ओर देखेंगे तो एक नई शुरुआत नागालैंड में हुई है। नागालैंड में 75 वर्षों में पहली बार 2 महिला विधायक जीतकर विधानसभा पहुंची है। इनमें से एक को नागालैंड सरकार में मंत्री भी बनाया गया है। यानी राज्य के लोगों को पहली बार एक महिला मंत्री भी मिली है। साथियों, कुछ दिनों पहले मेरी मुलाकात उन जाबाज बेटियों से भी हुई जो तुर्की में विनाशकारी भूकंप के बाद वहां के लोगों की मदद के लिए गई थी। ये सभी NDRF के दस्ते में शामिल थी। उनके साहस और कुशलता की पूरी दुनिया में तारीफ हो रही है। भारत ने UN मिशन के तहत शांति सेना में वुमेन ओनली प्लेटून की भी तैनाती की है। आज देश की बेटियां हमारी तीनों सेनाओं में अपने शौर्य का झंडा बुलंद कर रही है। ग्रुप कैप्टन शालिजा धामी कॉम्बैट यूनिट में कमांड अपॉइंटमेंट पाने वाली पहली महिला वायुसेना अधिकारी बनी है। उनके पास करीब 3000 घंटे का फ्लाइंग एक्सपीरियंस है। इसी तरह भारतीय सेना की जांबाज कैप्टन शिवा चौहान सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है। सियाचिन में जहां पारा -60 डिग्री तक चला जाता है, वहां शिवा 3 महीनों के लिए तैनात रहेगी। साथियों, यह लिस्ट इतनी लंबी है कि यहां सबकी चर्चा करना भी मुश्किल है। ऐसी सभी महिलाएं, हमारी बेटियां आज भारत और भारत के सपनों को ऊर्जा दे रही है। नारी शक्ति की ये ऊर्जा ही विकसित भारत की प्राणवायु है। मेरे प्यारे देशवासियों, इन दिनों पूरे विश्व में स्वच्छ ऊर्जा, रिन्यूएबल एनर्जी की खूब बात हो रही है। मैं जब विश्व के लोगों से मिलता हूं तो वो इस क्षेत्र में भारत की अभूतपूर्व सफलता की जरूर चर्चा करते हैं। खासकर भारत सोलर एनर्जी के क्षेत्र में जिस तेजी से आगे बढ़ रहा है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। भारत के लोग तो सदियों से सूर्य से विशेष रूप से नाता रखते हैं। हमारे यहाँ सूर्य की शक्ति को लेकर जो वैज्ञानिक समझ रही है, सूर्य की उपासना की जो परंपराएं रही है, वो अन्य जगहों पर कम ही देखने को मिलते हैं। मुझे खुशी है कि आज हर देशवासी सौर ऊर्जा का महत्व भी समझ रहा है और क्लीन एनर्जी में अपना योगदान भी देना चाहता है। सबका प्रयास की यही स्पिरिट आज भारत के सोलर मिशन को आगे बढ़ा रही है। महाराष्ट्र के पुणे में ऐसे ही एक बेहतरीन प्रयास ने मेरा ध्यान अपनी ओर खींचा है। यहाँ MSR ऑलिव हाउसिंग सोसाइटी के लोगों ने तय किया कि वे सोसाइटी में पीने के पानी, लिफ्ट और लाइट जैसी सामूहिक उपयोग की चीजें अब सोलार एनर्जी से ही चलाएंगे। इसके बाद इस सोसाइटी में सबने मिलकर सोलर पैनल लगवाए। आज इन सोलर पैनल से हर साल करीब 90,000 किलोवाट आवर बिजली पैदा हो रही है। इससे हर महीने लगभग 40,000 रुपए की बचत हो रही है। इस बचत का लाभ सोसाइटी के सभी लोगों को हो रहा है। साथियों, पुणे की तरह ही
दमन दीव में जो दीव है, जो एक अलग जिला है, वहां के लोगों ने भी एक अद्भुत काम करके दिखाया है। आप जानते ही होंगे कि दीव सोमनाथ के पास है। दीव भारत का पहला ऐसा जिला बना है जो दिन के समय सभी जरूरतों के लिए 100% क्लीन एनर्जी का इस्तेमाल कर रहा है। दीव की इस सफलता का मंत्र भी सबका प्रयास ही है। कभी यहां बिजली उत्पादन के लिए संसाधनों की चुनौती थी। लोगों ने इस चुनौती के समाधान के लिए सोलर एनर्जी को चुना। यहां बंजर जमीन और कई बिल्डिंग्स पर सोलर पैनल्स लगाए गए। इन पैनल से दीव में दिन के समय जितनी बिजली जरूरत होती है उससे ज्यादा बिजली पैदा हो रही है। इस सोलर प्रोजेक्ट से बिजली खरीद पर खर्च होने वाले करीब 52 करोड़ रुपए भी बचे हैं। इससे पर्यावरण की भी बड़ी रक्षा हुई है। साथियों, पुणे और दीव उन्होंने जो कर दिखाया है, ऐसे प्रयास देश भर में कई और जगहों पर भी हो रहे हैं। इनसे पता चलता है कि पर्यावरण और प्रकृति को लेकर हम भारतीय कितने संवेदनशील हैं और हमारा देश किस तरह भविष्य की पीढ़ी के लिए बहुत जागृत है। मैं इस तरह के सभी प्रयासों की हृदय से सराहना करता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में समय के साथ स्थिति परिस्थितियों के अनुसार अनेक परंपराएं विकसित होती हैं। यही परंपराएं हमारी संस्कृति का सामर्थ्य बढ़ाती हैं और उसे नित्य नूतन प्राण शक्ति भी देती है। कुछ महीने पहले ऐसी ही एक परंपरा शुरू हुई काशी में। काशी तमिल संगमम के दौरान काशी और तमिल क्षेत्र के बीच सदियों से चले आ रहे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को सेलिब्रेट किया गया। एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना हमारे देश को मजबूती देती है। हम जब एक दूसरे के बारे में जानते हैं, सीखते हैं, तो एकता की ये भावना और प्रगाढ़ होती है। यूनिटी की इसी स्पिरिट के साथ अगले महीने गुजरात के विभिन्न हिस्सों में सौराष्ट्र तमिल संगमम होने जा रहा है। सौराष्ट्र तमिल संगमम 17 से 30 अप्रैल तक चलेगा। मन की बात के कुछ श्रोता जरूर सोच रहे होंगे कि गुजरात के सौराष्ट्र का तमिलनाडु से क्या संबंध है। दरअसल सदियों पहले सौराष्ट्र के अनेकों लोग तमिलनाडु के अलग अलग हिस्सों में बस गए थे। ये लोग आज भी सौराष्ट्री तमिल के नाम से जाने जाते हैं। उनके खान पान, रहन सहन, सामाजिक संस्कारों में आज भी कुछ कुछ सौराष्ट्र की झलक मिल जाती है। मुझे इस आयोजन को लेकर तमिलनाडु से बहुत से लोगों ने सराहना भरे पत्र लिखे हैं। मदुरई में रहने वाले जयचंद्रन जी ने एक बड़ी ही भावुक बात लिखी है। उन्होंने कहा है कि 1000 साल के बाद पहली बार किसी ने सौराष्ट्र तमिल के रिश्तों के बारे में सोचा है। सौराष्ट्र से तमिलनाडु आकर के बसे हुए लोगों को पूछा है। जयचंद्रन जी की बातें हजारों तमिल भाई बहनों की अभिव्यक्ति है। साथियों, मन की बात के श्रोताओं को मैं असम से जुड़ी हुई एक खबर के बारे में बताना चाहता हूं। ये भी एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूत करती है। आप सभी जानते हैं कि हम वीर लासित बोरफुकन जी की 400वीं जयंती मना रहे हैं। वीर लासित बोरफुकन ने अत्याचारी मुगल सल्तनत के हाथों से गुवाहाटी को आजाद करवाया था। आज देश इस महान योद्धा के अदम्य साहस से परिचित हो रहा है। कुछ दिन पहले लासित बोरफुकन के जीवन पर आधारित निबंध लेखन का एक अभियान चलाया गया था।
आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि इसके लिए करीब 45 लाख लोगों ने निबंध भेजे। आपको ये जानकर भी खुशी होगी कि अब यह एक गिनीज रिकॉर्ड बन चुका है। और सबसे बड़ी बात है, और जो ज्यादा प्रसन्नता की बात यह है कि वीर लासित बोरफुकन पर ये जो निबंध लिखे गए हैं, उसमें करीब करीब 23 अलग अलग भाषाओं में लिखा गया है और लोगों ने भेजा है। इनमें असमिया भाषा के अलावा हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला, बोडो, नेपाली, संस्कृत, संथाली जैसी भाषाओं में लोगों ने निबंध भेजे हैं। मैं इस प्रयास का हिस्सा बने सभी लोगों की हृदय से प्रशंसा करता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, जब कश्मीर या श्रीनगर की बात होती है तो सबसे पहले हमारे सामने उसकी वादियां और डल झील की तस्वीर आती है। हम में से हर कोई डल झील के नजारों का लुत्फ उठाना चाहता है, लेकिन डल झील में एक और बात खास है। डल झील अपने स्वादिष्ट लोटस स्टेम्स, कमल के तनों या कमल ककड़ी के लिए भी जानी जाती है। कमल के तनों को देश में अलग अलग जगह अलग अलग नाम से जानते हैं। कश्मीर में इन्हें नादरू कहते हैं। कश्मीर के नादरू की डिमांड लगातार बढ़ रही है। इस डिमांड को देखते हुए डल झील में नादरू की खेती करने वाले किसानों ने एक एफपीओ बनाया है। इस एफपीओ में करीब 250 किसान शामिल हुए हैं। आज ये किसान अपने नादरू को विदेशों तक भेजने लगे हैं। अभी कुछ समय पहले ही इन किसानों ने 2 खेप यूएई भेजी है। ये सफलता कश्मीर का नाम तो कर ही रही है, साथ ही इससे सैकड़ों किसानों की आमदनी भी बढ़ी है। साथियों, कश्मीर के लोगों का कृषि से ही जुड़ा हुआ ऐसा ही एक और प्रयास इन दिनों अपनी कामयाबी की खुशबू फैला रहा है। आप सोच रहे होंगे कि मैं कामयाबी की खुशबू क्यों बोल रहा हूं? बात है ही खुशबू की, सुगंध की ही तो बात है। दरअसल जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में एक कस्बा है भदरवा। यहाँ के किसान दशकों से मक्के की पारंपरिक खेती करते आ रहे थे, लेकिन कुछ किसानों ने कुछ अलग करने की सोची। उन्होंने फ्लोरिकल्चर यानी फूलों की खेती का रुख किया। आज यहाँ के करीब 2500 किसान, 2500 किसान लेवेंडर की खेती कर रहे हैं। इन्हें केंद्र सरकार के एरोमा मिशन से मदद भी मिली है। इस नई खेती ने किसानों की आमदनी में बड़ा इजाफा किया है और आज लेवेंडर के साथ साथ इनकी सफलता की खुशबू भी दूर दूर तक फैल रही है। साथियों, जब कश्मीर की बात हो, कमल की बात हो, फूल की बात हो, सुगंध की बात हो, तो कमल के फूल पर विराजमान रहने वाली मां शारदा का स्मरण आना बहुत स्वाभाविक है। कुछ दिन पूर्व ही कुपवाड़ा में मां शारदा के भव्य मंदिर का लोकार्पण हुआ है। ये मंदिर उसी मार्ग पर बना है जहां से कभी शारदा पीठ के दर्शनों के लिए जाया करते थे। स्थानीय लोगों ने इस मंदिर के निर्माण में बहुत मदद की है। मैं जम्मू कश्मीर के लोगों को इस शुभ कार्य के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, इस बार मन की बात में बस इतना ही। अगली बार आपसे मन की बात के 100वें एपिसोड में मुलाकात होगी। आप सभी अपने सुझाव जरूर भेजिए। मार्च के इस महीने में हम होली से लेकर नवरात्रि तक कई पर्व और त्योहारों में व्यस्त रहे हैं। रमजान का पवित्र महीना भी शुरू हो चुका है। अगले कुछ दिनों में श्री राम नवमी का महापर्व भी आने वाला है। इसके बाद महावीर जयंती, गुड फ्राइडे और ईस्टर भी आएंगे। अप्रैल के महीने में हम भारत के 2 महान विभूतियों की जयंती भी मनाते हैं। ये 2 महापुरुष हैं
महात्मा ज्योतिबा फुले और बाबा साहब आम्बेडकर, इन दोनों ही महापुरुषों ने समाज में भेदभाव मिटाने के लिए अभूतपूर्व योगदान दिया। आज आजादी के अमृतकाल में हमें ऐसी महान विभूतियों से सीखने और निरंतर प्रेरणा लेने की जरूरत है। हमें अपने कर्तव्यों को सबसे आगे रखना है। साथियों, इस समय कुछ जगहों पर कोरोना भी बढ़ रहा है, इसलिए आप सभी को एहतियात बरतनी है, स्वच्छता का भी ध्यान रखना है। अगले महीने मन की बात के 100वें एपिसोड में हम लोग फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।